Hello friends, welcome to Zen Study. I am Arpit and I am currently taking a series on geopolitics. In today's video, we will be discussing the very horrific and unfortunate incident of the Pahalgam terror attacks. अगर इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपको लग रहा है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। अगर इसी सेम सेंटेंस की मैं टोन बदल दूं और आपसे पूछूं कि अगर कहीं जन्नत है तो क्या कश्मीर में है, एंड ये क्वेश्चन अपने आप में आज की डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रखा है। नो डाउट कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है दैट इज अनमैचेबल, एंड नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट कि कश्मीर में मिलिटेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स रही हैं उसने वहां की इस खूबसूरती को दबा रखा है। दबा रखा है से मतलब यह है कि टूरिस्ट वहां पहले डरते थे जाने में और अब इस इंसिडेंट के बाद और भी डरेंगे। बट अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं कि 2024 में more than 2 crore to Indian tourists visited Kashmir. This figure was somewhere around 2 crores in 2023. इन फिगर्स को अगर मैं और डीपली एक्सप्लेन करूं तो दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट एवर विजिटिंग टू कश्मीर। सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई कश्मीर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन रोड्स बन रही हैं, बन चुकी भी हैं कई सारी। टनल्स का उद्घाटन हो रहा है जैसे बारामूला टनल का हुआ था थोड़े दिन पहले। वंदे भारत पहुंच रही है। तो ये सब चीजें सिग्निफाई कर रही हैं कि भाई पीस एंड डेवलपमेंट आ रहा है वहां पे। बट शायद ये पीस एंड डेवलपमेंट इन मिलिटेंट्स को रास नहीं आया जिन्होंने ये पहलगाम टेरर अटैक्स करे, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ डिविएशन अवे फ्रॉम टेररिज्म और मिलिटेंसी। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा ना तो लोगों की हालत खराब रहेगी। पीपल विल बी मोर डाइवर्टेड टुवर्ड्स मिलिटेंसी और टेररिज्म। ये एक फैक्ट बात है। और जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म या मिलिटेंसी क्यों शुरू हुई, इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में जब 1947 में हम आजाद हुए, टू नेशन थ्योरी ने हमको सेपरेट किया इंडिया और पाकिस्तान को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट जहां पर लगभग 77% पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम पॉपुलेशन, बट इट वॉज रूल्ड बाय अ हिंदू रूलर महाराजा हरि सिंह। प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला पाकिस्तान ज्वाइन करो, दूसरा इंडिया ज्वाइन करो, या तीसरा इंडिपेंडेंट कंट्री रहो। ऐसा माना जाता है कि महाराजा हरि सिंह ने तीसरा ऑप्शन यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री रहने का चूज किया था इनिशियली। बट जम्मू एंड कश्मीर वॉज अटैक्ड बाय द पाकिस्तानी ट्राइब्समैन एंड द पाकिस्तानी आर्मी। कलेक्टिवली वी यूज अ टर्म फॉर देम दैट इज द लश्कर्स। इस अटैक को फॉइल करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने अप्रोच किया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने रेडिली फोर्सेस भेजने के लिए ऐलान कर दिया, बट बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा होना चाहिए। महाराजा हरि सिंह ने बोला ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक स्टेट बन जाएगा, बट वी नीड सर्टेन स्पेशल पावर्स। आई रेफर टू देम एज सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल पावर्स। आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति किसी और स्टेट को नहीं है इंडिया में। अपना फ्लैग रखने की अनुमति किसी और स्टेट को नहीं है इंडिया में। लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट में नहीं है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में यह था। And the central agencies will have limited powers in Jammu and Kashmir with respect to law and order or anything over there. तो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के रूप में एक शील्ड मिल गई।
और वहां पर इंडियन फोर्सेस पहुंची। इंडियन फोर्सेस ने लश्कर्स को वापस ढकेली रही थी, बट जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए। यूनाइटेड नेशंस पहुंचे, यूनाइटेड नेशंस ने बोला सीज फायर, यहां पर प्लेबिसाइट होगा। बट वो प्लेबिसाइट दो कंडीशंस में होगा। कंडीशन नंबर 1, दोनों कंट्रीज अग्री हो उसके लिए, इंडिया और पाकिस्तान। कंडीशन नंबर 2, ये जो फॉरेन फोर्सेस अंदर घुस आई हैं ये वापस चली जाए। वो वापस कभी गए नहीं और हम इस प्लेबिसाइट के लिए कभी अग्री हुए नहीं। रीजन बीइंग 77% मुस्लिम पॉपुलेशन, इसलिए वो प्लेबिसाइट आज तक हुआ नहीं और ये बन गया पाकिस्तान कंट्रोल या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में धीरे धीरे मिलिटेंट कैंप्स बनने लगे, बट अभी मिलिटेंसी शुरू नहीं हुई थी। बट एक नफरत का जो बीज है वो बो दिया गया था। ये थी पहली वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो हमारे वर्जन में हम जीते क्योंकि हम इन्हें सक्सेसफुली पीछे ढकेल रहे थे। वो अलग बात है, 1/3 कश्मीर उनके पास चला गया। फिर 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया इन्होंने, हमारे को अटैक किया गुजरात बॉर्डर पे, हमने अटैक किया फ्रॉम पंजाब बॉर्डर। पाकिस्तान अप्रोच यूएसएसआर कि भैया मीडिएट करवाओ, वी नीड टू स्टॉप दिस वॉर विद इंडिया, बिकॉज इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन टैंक्स वर ऑलमोस्ट देयर इन लाहौर। यूएसएसआर ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन करवाया हमारे बीच में 1966 में, जिसको साइन करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए तो, पर वापस नहीं आए जिंदा। बट एनीवेज, ये वॉर जो कि दूसरा वॉर है वो हम जीते। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ये एक ऐसा वॉर था जिसमें मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश as a country was formed with India's efforts, with India's military efforts. यहां पर तीसरा वॉर हम जीते, तो अब तक स्कोर हो चुका है 3-0। बट ये जो 3-0 स्कोर है ये पाकिस्तान को अंदर ही अंदर सता रहा था। वो ये मानने लग गए थे कि हम फुल स्केल वॉर नहीं जीत सकते हैं इंडिया के विरुद्ध। फुल स्केल वॉर नहीं जीत सकते तो क्या हुआ, हमें इंडिया को डिस्टेबलाइज तो करना ही है ना। उन्होंने रास्ता अपनाया प्रॉक्सी वॉर का। प्रॉक्सी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, आप हो बट आप नहीं हो, ऐसे ही तो प्रॉक्सी अटेंडेंस लगती थी कॉलेज में। तो प्रॉक्सी वॉर का मतलब है वॉर लाइक कंडीशंस, वॉर नहीं है एक्चुअली में, वो डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है, बट वॉर लाइक कंडीशंस हमेशा बनी हुई है। दैट इज व्हाट टेररिज्म और मिलिटेंसी इज। इनकी एक फिलॉसफी ब्लीडिंग इंडिया बाय 1,000 कट्स डेवलप हुई। ब्लीडिंग इंडिया बाय 1,000 कट्स, कट का मतलब है अटैक ऑन इंडिया। तो ये चीज बेसिकली टेररिज्म को ड्राइव करती है, टेररिज्म की ड्राइविंग फिलॉसफी है इंडिया में। बट अगर मैं बोलूं कि इंडिया में मिलिटेंसी या टेररिज्म के लिए सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, मैं गलत होऊंगा। यहां के इंटरनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो जैसे आईएसआई का सपोर्ट, आईएसआई उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। 3 मेजर टेररिस्ट आउटफिट्स है वहां पे, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट रहता है पाकिस्तान आर्मी का, आईएसआई का। तभी हम एक टर्म यूज करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। द पाकिस्तानी स्टेट इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वेयर इन इंडिया। अब 2019 ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया पाकिस्तान के ऊपर। एफएटीएफ ने इनको ग्रे लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया, आर्टिकल 370 हट चुका था यहां से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो शील्ड हटा दी थी और पूरा का पूरा अपने आप को वहां पर प्रेजेंट कर लिया था।
जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन चुका था और जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, इन सब टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर निगरानी इंटरनेशनल फोर्सेस की या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की थोड़ी कड़ी हो गई थी। इन्होंने फिर भी रास्ता निकाल लिया। जो रास्ता निकाला वो प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू निकाला। अभी जो अटैक हुआ है ना बैसरन में, ये लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी ग्रुप ने करा है। इस प्रॉक्सी ग्रुप का नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एलईटी का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। प्रॉक्सी ग्रुप मतलब है ये एलईटी के ही मेंबर्स, बट ये नए नाम से आ रहे हैं। ये नए नाम से आ रहे हैं। इंडिया ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को बैन कर रखा है। इट इज एन आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन एज पर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आप माइंडसेट देखो, पीछे आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, फिर एलईटी का सपोर्ट। एलईटी ने आगे और प्रॉक्सीज खड़े कर दिए, ये जाकर अटैक करेंगे जी। पर रुकेंगे नहीं हम, चाहे जो मर्जी हो जाए। कमाल का जज्बा। एंड इनोसेंट्स को अटैक कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अब 2014 के बाद की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो हमने 2014 के बाद से अग्रेसिवली पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन अटेम्प्ट करना शुरू किया था। हमने उन देशों के साथ एक्टिवली एंगेज करना शुरू किया जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी ऑन द कश्मीर इशू। फॉर एग्जांपल द वेस्ट एशियन कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार वगैरह, ये सब। एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ नैरेटिव व्हिच वाज अगेंस्ट पाकिस्तान। वी स्टार्टेड हाईलाइटिंग कि भाई पाकिस्तान is sponsoring terrorism. Slowly and gradually, many countries came in our favor. 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, no country in this world except for Turkey a bit, but no West Asian country, Saudi Arabia, UAE, जो पहले सपोर्ट करती थी पाकिस्तान को on the Kashmir issue, they did not utter a word. That was our diplomatic victory. जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन में हमने यह भी बोलना शुरू करा साथ साथ कि ये जो है इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करते हैं। अगर इनको प्रॉब्लम है इंडियन स्टेट से, तो इंडियन आर्मी को क्यों नहीं अटैक करते? और जब सिविलियंस को अटैक करने की बात आती है ना, तो इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे इजराइल पे पड़ा हुआ था। अब 2016 में उरी आर्मी बेस अटैक, 2016 की शुरू में आपको ये पठानकोट एयरबेस अटैक देखने को मिला, फिर 2016 की अगस्त सितंबर में उरी देखने को मिला, 2019 में पुलवामा देखने को मिला, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक इन्होंने किया था। यही हम चाहते थे एक्चुअली में। हम ऑब्वियसली ये नहीं चाहते थे कि हमारे जवान मरे, बट ये हम चाहते थे कि इनका जो फोकस है वो आम जनता से हटकर इधर आ जाए। और जब वो इधर आया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, तब हमने रिस्पॉन्ड भी करना शुरू करा। रिस्पॉन्ड ऐसे करना शुरू करा, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक, और जो पुलवामा हुआ था उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऐसे रिस्पॉन्ड किया। और ये 2019 तक इनको ये लगने लगा कि यार हमारा नुकसान हो गया। पब्लिक में एक टाइम पे हमारा डर हुआ करता था, अब सिंस हम वहां जा नहीं रहे हैं, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो वो दहशत, वो डर खत्म हो रहा है पब्लिक में हमारे लिए। और दूसरी तरफ अगर हम आर्मी को अटैक कर रहे हैं तो वापस हमें अटैक किया जा रहा है। एक तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, और साथ ही साथ हम रिगरसली डेवलपमेंट कर रहे थे। बहुत सारी स्कीम्स हमने लॉन्च करी यहाँ के लिए, चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हिमायत हो, या फिर इंडियन आर्मी ही एक सिविक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम रन करती है जिसको कहते हैं हम ऑपरेशन सद्भावना, वो हो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएम्स डेवलपमेंट पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने 2018-19 में अनाउंस किया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म स्पॉट्स डेवलपमेंट और
वहां पर एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट, हेल्थ केयर डेवलपमेंट। 2021 में यूएई बिकेम द फर्स्ट एवर कंट्री टू डू अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले कोई कंट्री ने किसी भी फॉरेन कंट्री ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी थी जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज ऑफ दैट शील्ड, आर्टिकल 370। तो दैट एक्चुअली साइमल्टेनियसली हम डेवलपमेंट भी कर रहे थे एंड वी वर यूजिंग आवर हार्ड पावर ऑल्सो। हमने एक ऑनगोइंग ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया था पुलवामा के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, तो चलो ठीक है, वो ऐसे ऑपरेशन थे जो होके खत्म हो गए, बट एक ऑनगोइंग ऑपरेशन भी चल रहा था। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें जितनी भी वहां पर फोर्सेस प्रेजेंट है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे वो रॉ है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे वो सीआरपीएफ है, और वेरी लेटली एनएसजी भी डिप्लॉयड है वहां पे। सारी फोर्सेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर रन कर रही थी, जिसमें सिंपल सा टारगेट था, टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करो, या तो उनको फ्लश आउट करो या फिर उनको न्यूट्रलाइज करो। वो एक ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन चल ही रहा, ऑपरेशन ऑल आउट 2017 ऑनवर्ड्स वो चल रहा। बट मेरा कहने का मतलब है हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ हम डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे थे। इसी तरीके से ही मिलिटेंसी टैकल हो पाएगी वहां पे साइमल्टेनियसली, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर। अगर हम सिर्फ एक पे फोकस कर देंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। हम दोनों पे ही कर रहे थे साइमल्टेनियसली, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ एंड टेररिस्ट्स ने जो चीजें बोली हैं कि भाई आप अपना रिलीजन बताइए, आप अगर कलमा पढ़ सकते हैं तो आप बच जाएंगे, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मार दिए जाएंगे। मेल्स को मारा और फीमेल्स को बोला कि जाओ जाकर मोदी को बताओ। क्यों? क्योंकि मोदी इज डूइंग हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर साइमल्टेनियसली, विच इज taking Jammu and Kashmir away from militancy and terrorism towards the path of development, peace, prosperity and stability. That was a moral victory for us and a moral defeat for them, which they could not take. 2022 से इन्होंने सिविलियंस को अटैक करना वापस से शुरू कर दिया था। 2024 में भी जम्मू एंड कश्मीर जाती हुई एक बस को अटैक किया इन्होंने, और अब ये पहलगाम। तो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या कश्मीर वाकई में जन्नत है? कॉम्प्लेक्सिटीज है, नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट। जो वहां के कश्मीरी लोकल्स हैं, जो पिछले 1-2 साल से इतने खुश थे कि भाई उनका घर चल रहा है, टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है वो, और घर अच्छे से चल रहा है उनका, अब सबको पता है कि घर नहीं चल पाएगा क्योंकि टूरिज्म इंपैक्ट होगा, और वो अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। इस चीज के लिए वाकई में सल्यूट है कि कश्मीरियत निकल कर आ रही है, वो है असली कश्मीरियत। एंड असल में असली जवाब या अच्छा जवाब, कड़ा जवाब तो तब होगा कि जब वो अब जो भी अब गवर्नमेंट को करना है वो करें, और अच्छा ही करेंगे, मेरे को उम्मीद है। बट उसके बाद से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि डर को साइड रखो, कश्मीर चलो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम जा सकते हैं, बिकॉज दैट वुड बी द बिगेस्ट आंसर टू देम कि भाई इंडियंस की जो स्पिरिट है वो टेररिज्म नहीं ब्रेक कर सकता। दिस इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड इन अ स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम, दैट वाज द फर्स्ट स्पीच, अ पब्लिक मीटिंग इन बिहार आफ्टर दीज अटैक्स। दैट वुड बी द रियल आंसर। Keep development ongoing, strengthen your military presence over there, intensify the operations so that we can wipe out terrorism once and for all. Strengthen the borders also, because infiltration is one of the key reasons why this is happening and then why this keeps on happening. And wars obviously does not have answers to these questions, but yes, I would say strict and I would say intense military operations do have. अगर वॉर लड़नी पड़ी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, बट
वॉर से किसी का भला नहीं हुआ है, उनको उन्हीं की भाषा में हमें जवाब देना पड़ेगा, जैसे हमने 2016 से देना शुरू कर दिया है। आई होप एंड प्रे फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, and may God give strength to their families. May God also give strength to the security forces present over there and their families, to the government who is at the helm of affairs, and just hope and pray that we take some positive and stern decisions. With this, signing off, hope to meet you with more development on this topic, because things will keep on happening and I will be dealing with that. Namaste, Jai Hind.